हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो मेरे बच्चों, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम है मेरे बच्चों, तो आप मुझे बताओ, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है मेरे बेटा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम एग्जामिनेशन में किस तरह से लिखें, हाउ टू राइट योर आंसर इन एग्जामिनेशन, या जो भी आपके क्वेश्चन है कि आपका टाइम टेबल कैसे मैनेज करें, हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, मैं हर तरह से आपकी हेल्प करूंगी। आप मुझसे पूछो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चलो, आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 के बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। सो ये आपकी डिमांड पे चैप्टर है, ठीक है। आप लोगों को चैप्टर चाहिए था, तो हियर आई एम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, सबसे पहले मैं आपको हमेशा सिखाती हूँ, जो भी आपका टाइटल है, जो भी आपका चैप्टर नेम है, उसको समझो पहले क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा आपको पता है क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अब तक पढ़ाती आ रही हूँ जब से, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन भाई डेटा को ऑर्गेनाइज करके चलना, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में करो। चाहे आप किसी भी, देखो बहुत सारे तरीकों से डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप समझो क्लासिफिकेशन क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस and groups according to their common characteristics or separating them into different but related parts। क्लासिफिकेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जब अरेंज करते हो किसको, डेटा को, या तो सीक्वेंस में या फिर ग्रुप में, ठीक है, या 1 2 3 4 5 नंबरिंग देके सीक्वेंस में या फिर ग्रुप में, ठीक है भाई। जो आपके क्लास रोल नंबर 1 to 10 अलग ग्रुप में, ठीक है, फिर 11 to 20 अलग ग्रुप में, आप ग्रुप में कर रहे हो, ठीक है, कॉमन कैरेक्टर्स के साथ, और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड, डिफरेंट कर रहे हो बट रिलेटेड पार्ट्स होने चाहिए उसमें, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। आगे आगे आपको पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है। देखो, ये चैप्टर आपके लिए जरूरी इसलिए क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को फॉर ग्रांटेड लोगे, तो जब आप मीडियम मोड पढ़ोगे ना, फिर उनमें से टर्म्स आएंगी तो वो आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड इस आपके चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं जो आपके 3 मार्कर हो गए, या फिर आपसे डिफाइन करने के लिए पूछ लिया जाए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, क्लासिफिकेशन की ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा। भाई आपके पास जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो रो डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। अब आप उस कॉम्प्लेक्स डेटा को, अब मैं बोलूं कि मैंने आपका क्लास 11 12 का टेस्ट लिया एक साथ, ठीक है, तो मेरे पास रो डेटा है, क्लास 11 के बच्चों का भी है, 12 बच्चों का भी है, ये तो कॉम्प्लेक्स डेटा हो गया। तो जब मैं उस डेटा को ऑर्गेनाइज करूंगी, क्लास 11 की कॉपी अलग, क्लास 12 की कॉपी अलग, तो वो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा, ठीक है, इसका मेन पर्पस होता है, तो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, यस, हम कंपेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास 11th में बहुत सारे ABCD है, ठीक है, ABCD पार्ट्स है, तो A क्लास के बच्चों के कितने मार्क्स हैं, सेक्शन B के कितने, सेक्शन C के कितने, सेक्शन D के कितने, तो मैं कंपेयर कर पाऊंगी कि सबसे अच्छी क्लास कौन सी है, ठीक है। टू प्रेजेंट डेटा इन सिस्टमैटिक वे, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। क्लासीफाई हम क्यों करते हैं, जिससे कि हम सिस्टमैटिक वे में डेटा को कलेक्ट कर सके, और हमें आगे अगर कभी जरूरत पड़े डेटा की, तो हम तुरंत उठाकर उसको समझ ले। टू हेल्प इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यस, मेन पर्पस होता है इसको, जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मींस जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल अब 2025 चल रहा है और मैं इस डेटा को कंपेयर करूं 2014 से, तो हम जब सिस्टमेटिक डेटा होगा तो आप इस चीज को कर सकते हो। टू सेव टाइम एंड एफर्ट्स, यस भाई, अगर आपको आगे जाके रैंडमली जरूरत पड़े डेटा की, तो आपको दोबारा से उसको क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पहले से ही करते आ रहे हो, तो आपका टाइम बचेगा, आपके एफर्ट्स बचेंगे, ठीक है। तो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि कितने तरह का मेथड्स है, ठीक है, कितने तरह का क्लासिफिकेशन होता है। पहला होता है मेरे बेटा ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ज्योग्राफिकल आपका होता है जब हम एरिया वाइज डेटा को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज योर ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल में आता है मेरे बेटा जब आप एरिया वाइज डेटा को क्लासिफाई करते हो। जैसे मैं बोलूं, पंजाब में जो है 50 फॉर्म है, ठीक है, यूपी में जो है आपकी वो 30 फॉर्म्स है, तो आप एरिया वाइज, स्टेट वाइज डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो, दैट इज योर ज्योग्राफिकल, ठीक है, ध्यान रखना, मेंशन कर लेना, एरिया वाइज करते हैं, दैट इज योर ज्योग्राफिकल,
अभी आगे डीपली पढ़ेंगे। सेकेंड इज क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल होता है मेरे बेटा जब हम टाइम के बेसिस पे करते हैं। मैं बोलूँ 2025 में मेरी सेल 1 लाख हुई है, बट 2024 में कितनी हो सकती है, ठीक है, आप हो सकता है कि मेरी 50,000। तो क्रोनोलॉजिकल होता है, आप टाइम के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है। भाई पहले पॉपुलेशन कितनी थी और अब पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, टाइम के बेसिस पे, ईयर के बेसिस पे, ठीक है। क्वालिटेटिव होता है जब आप क्वालिटी की बात करते हो, जैसे मैं बोलूं मेल फीमेल, हेल्दी अनहेल्दी, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, लिटरेट इलिटरेट, ये सब आपका होता है। जैसे अर्बन रूरल, ये होता है आपका क्वालिटेटिव। जब आप क्वालिटी के बेसिस पे करते हो, एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। भाई क्वालिटी के हिसाब से ही तो आप चीजें को देखते हो ना, तो क्लासिफाई करते हो, ठीक है। भाई जो बहुत ज्यादा अनस्किल्ड लेबर होगी उसको उस तरह से काम दिया जाएगा, जो स्किल्ड लेबर होगी उसको अच्छे लेवल का काम दिया जाएगा। तो ये हमारा होता है जब हम क्वालिटी की बेसिस पे देखते हैं। देन हमारा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव होता है जब आप क्वांटिटी के बेसिस पे बात करते हो, ठीक है, जब आप केजी में, ठीक है, जब आप क्वालिटी नहीं क्वांटिटेटिव के बारे में बात करते हो, ध्यान रखना। क्वालिटेटिव मींस जब आप क्वालिटी मींस मैंने आपको बताया एजुकेटेड अनएजुकेटेड, मेल फीमेल, ऐसे आप क्लासिफाई करते हो। एंड आपका क्वांटिटेटिव मींस जब आप क्वांटिटी के बेसिस पे भाई 1 kg 2 kg या फिर इस तरह से आप क्लासिफाई करते हो। समझ में आया? तो हमारा ये 4 तरह का क्लासिफिकेशन होता है, ध्यान रखना, ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब हम इनको आगे डिटेल में पढ़ते हैं, तो आगे पूरी वीडियो प्लीज जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन को अब मैं 1 बाय 1 आपको करा देती हूँ। तो दिस इज द राइट वे कि आप इस तरह से एग्जाम में आप इसको प्रेजेंट करोगे, लिखोगे। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में क्या लिखोगे आप, मैंने आपको बताया, जब आप एरिया वाइज लोकेशन वाइज करते हो, ठीक है। डेटा इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन लोकेशन एंड एरिया, बहुत ध्यान से पढ़ना। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, प्रोडक्शन इन वेरियस कंट्रीज, सेल इन डिफरेंट सिटीज, ठीक है, इस तरह से। जैसे मैंने बोला स्टेट हमने ले लिया यूपी, महाराष्ट्र, केरला, तो इन सब में पॉपुलेशन सबकी अलग अलग होगी, ठीक है। 200 लाख, 150 लाख, 80 लाख, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें क्रोनोलॉजिकल की, क्रोनोलॉजिकल में आपका होता है जब आप ईयर वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज, इस तरह से आप डेटा को क्लासिफाई करते हो, ठीक है। डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, जैसे कि आपका ईयर, मंथ, डे एक्सेट्रा, यूज्ड टू शो चेंजेस और ट्रेंड्स ओवर टाइम। भाई टाइमली क्या चेंज आया है, जैसे कि ईयर 2020 में प्रोडक्शन 150 टन था, 2021 में 180 टन हुआ, 2022 में 210 हुआ। तो ये देखो आप ईयर वाइज ये चेंज आ रहा है ना, ठीक है। अब मैं बोलूं जैसे कि हमारा ईयर वाइज हो सकता है वेट बढ़ रहा हो, पहले आप अगर 2020 की बात करें तो आपका वेट कुछ और हो, एंड अभी 2025 में वेट अभी कुछ और हो, ठीक है। तो ये जो हम क्लासिफाई करते हैं ना, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता है आपका लोकेशन एंड एरिया के बेस पे, एंड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है आपका ईयर मंथ डे के बेसिस पे, ठीक है। तो मैं आपको इस तरह से कराऊंगी मेरे बेटे, जब आप पढ़ रहे हो ना और आपने ध्यान से वीडियोस देख ली ना, आप अभी के भी आपको याद हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ कि पूरी वीडियो जरूर देखना, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देन हम आगे आप अपने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को आपको पढ़ाऊंगी, ओके। चलो हम पढ़ते हैं आगे। सो मेरे बच्चों नेक्स्ट आपका आता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या कहता है, बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, लाइक जेंडर, रिलीजन, लिटरेसी, ऑनेस्टी एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे बोलूं जेंडर अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं बॉयज और गर्ल्स में, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 30, गर्ल्स कितनी है 25, इस तरह से तो कर सकते हो ना। क्या आप ऑनेस्टी को नंबर्स में लिख सकते हो, नहीं, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्वालिटेटिव। आप क्या लिखोगे इसमें, बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज that cannot be measured numerically like gender, religion, literacy, honesty, etc. एग्जाम्पल इसका लिख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की,
based on numerical or measurable characteristics like age, income, marks, height and weight, etc. ठीक है, जैसे मैं बोलूं इनकम, ठीक है, 0 to 10,000 तक की इनकम 5 नंबर ऑफ फैमिलीज की है. देन आपका 10,000 to 20,000 तक की 8 फैमिलीज है. ठीक है, 20,000 to 30,000 तक 7 फैमिलीज है. तो ये आपका हुआ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. मेरे बच्चों, मैं हमेशा इस तरह से पढ़ाती हूँ. ठीक है, जिन लोगों को आता होगा वो सोचेंगे मैम कितना इजी सब्जेक्ट करा रही है. ठीक है, मैं इस तरह से कराती हूँ. जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता, मैं इस तरह से लेके चलती हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, ब्लैंक को. इसी तरह से आपको लेके चल रही हूँ कि आपको आता है तो वेल एंड गुड, आपकी और हेल्प मिलेगी. जिनको नहीं आता बिल्कुल बेसिक भी, उनको भी हेल्प मिलेगी. ठीक है, सो एज अ टीचर मेरे को सब बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा ना. दैट्स व्हाई आई मेक इजीएस्ट वे कि जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए. ठीक है मेरे बच्चों, तो इस वीडियो में मैंने आपको कराया क्लासिफिकेशन समझा दिया क्या होता है, मेथड समझा दिया आपको क्या होता है, ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बचा हुआ पार्ट करेंगे. ठीक है, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो में करा रहा हूँ जिससे कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है वो आपको समझ में आ जाए. क्योंकि आई नो आज के टाइम में बच्चों की सिटिंग पावर बहुत कम है, वो नहीं इतना बैठ के कर पाते हैं. ठीक है, दैट्स वाई एक छोटे छोटे स्लॉट्स में लेकर मैं आपको ये चीजें करा रही हूँ. आई होप यू विल बी देयर फॉर मी, जैसे कि मैं आपके लिए हूँ हमेशा. ठीक है, इसलिए मेरे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करनी है, उनको भी वीडियो शेयर करनी है, उनकी भी हेल्प हो. ठीक है, मेरा मोटिव यही है आप लोगों को कामयाब करना, आप सभी को सक्सेस दिलाना. ठीक है, इसलिए आपको एक सही रास्ता दिखा रही हूँ. सो इसको, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करो. ठीक है, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशन एज वेल एज इन योर फ्यूचर ऑल्सो. ठीक है, तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको ये वीडियो तो 100% समझ में आ गई होगी. इफ इन केस अगर आपको समझ में नहीं भी आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. मेरे बेटा, मैं ऐसी टीचर हूं कि आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है, कमेंट करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी. ठीक है, सो मेरे बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. राइट, थैंक यू सो मच.